हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावास पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर आप देखोगे इंडिया के एनर्जी सिनेरियो की अगर बात की जाए, भारत का जो ऊर्जा परिदृश्य है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की एक हब बनाई जाए। तो चलिए अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई सारी की सारी डायमेंशंस जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, दी ग्रीन हाइड्रोजन पुश। अब इसमें बात बेसिकली थी क्या, इसमें बात ये थी कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि हमारा जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का जो मंत्रालय है, उसने एक स्कीम शुरू की है। और उस स्कीम के अंदर बात यही की जा रही है कि भाई थोड़ा सा भारत के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को एक तरीके से आप कहोगे प्रचलित बनाने के लिए क्या चीजें की जा सकती हैं, तो उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। तो चलिए इसकी पूरी जो डिटेल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि 496 करोड़ रुपए की एक स्कीम जो है 2025-26 तक का इसमें टाइम है, ये स्कीम शुरू की गई है। और इसका बेसिकली काम क्या है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है, उसकी वायबिलिटी टेस्ट की जाए। वायबिलिटी मतलब उसको इस तरीके से देखा जाए कि अगर व्हीकल फ्यूल के रूप में उसे यूज किया जाएगा, ठीक है, गाड़ियों में ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा, तो क्या कितना वो सही है या कितना उसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही साथ जैसे उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। भाई आप अगर कोई ईंधन गाड़ियों में इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो उसके लिए फ्यूलिंग स्टेशन हैं, है ना। भाई आप जैसे आप देखते हो पेट्रोल पंप्स होते हैं, तो उसी तरीके से आपको फ्यूलिंग स्टेशंस वगैरह बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को लाने ले जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, उन सब चीज़ों को देखने के लिए आपकी जो ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने स्कीम शुरू की है। अब हाइड्रोजन की अगर बात की जाए ना, तो हाइड्रोजन को एक तरीके से आप देखोगे आने वाले साल में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, परिवहन क्षेत्र में आप कह सकते हो बहुत बड़े स्तर पर इसे यूज किया जाएगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। और इंडिया में अगर आप देखोगे ठीक है, तो इंडिया कोशिश क्या कर रहा है कि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन पर रिसर्च करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम में जब ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है गाड़ियों में बढ़ना शुरू होगा, जब ग्रीन हाइड्रोजन का यूज जो है आपका एनर्जी सेक्टर में बढ़ना शुरू होगा, तो भारत को उससे काफी ज्यादा क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। ठीक है, अब ग्रीन हाइड्रोजन का अगर आप फायदा देखोगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में आपकी हेल्प करेगा। भाई ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिससे कार्बन का एमिशन बिल्कुल नहीं होता, और अगर कार्बन का एमिशन बिल्कुल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में ये बिल्कुल हेल्प करेगा। भारत क्या फायदा देख रहा है, भारत ये फायदा देख रहा है कि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस करेंगे तो एक तो देखो पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो गाड़ियों में जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, हमारे जितने भी अर्बन एरियाज है, जितने भी शहर हैं, उनमें गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, फ्यूल का यूटिलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है ना, और उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हम एयर पॉल्यूशन को कम कर लेंगे। इसके साथ हमारे जो क्लाइमेट गोल्स हैं, भाई पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने जो अपने एनडीसीज दिए हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो दिए हैं, हमने कहा है भाई हम अपने कार्बन एमिशन को कम करेंगे, तो उस कार्बन एमिशन को कम करने में हमारी हेल्प कर देगा। इसके बाद देखोगे भाई ज्यादातर फॉसिल फ्यूल, अगर हमारी इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल पर ही डिपेंडेंट रहेगी, तो फॉसिल फ्यूल्स तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने का मतलब है कि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, हमारा घरेलू उत्पादन अच्छा हो जाएगा, तो ये यहां पर हमें एक फायदा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम एक ग्लोबल हब बना सकते हैं इंडिया को। भाई भारत अगर इस चीज पर अभी इन्वेस्ट करता है, हम एक बड़े मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं, तो हम दुनिया के बाकी देशों को ग्रीन हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन आखिर होता क्या है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन की बात करो, भाई ये गैस है। हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन तो कलरलेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन बोल लो तो हरे रंग का हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ग्रीन जब हम बोलते हैं तो ग्रीन एक्चुअली एक तरीका है,
मतलब आप कहोगे कि ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की विधि है कि किस तरीके से उत्पादन किया जा रहा है। जब हम हाइड्रोजन को बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसका प्रोडक्शन कर रहे हो, जब आप इसका उत्पादन कर रहे हो ना, तो उत्पादन करते समय आपका जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन का उत्सर्जन है, वो नहीं हो रहा है। और कार्बन उत्सर्जन अगर नहीं होगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, मतलब इको फ्रेंडली हो जाएगी, पर्यावरण को उससे नुकसान नहीं होगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से बनाया जाता है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो ग्रीन हाइड्रोजन बनाया कैसे जाता है कि जो पानी है, आप अगर वाटर की बात करोगे भाई H2O हो गया, ठीक है, इस H2O की हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि आप कहोगे विद्युत अपघटन किया जाता है। कुछ मशीन्स होती है जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स, विद्युत अपघटक होते हैं, उनके अंदर आप पानी को डालोगे, ठीक है, पानी को क्या करोगे आप, उसमें आप कहोगे एक तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, यानी कि बिजली का प्रयोग करके पानी को तोड़ोगे। पानी को तोड़ने का मतलब हुआ कि H2O जो है वो टूटेगा। H2O टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, तो इससे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब बिजली का प्रयोग करेंगे तो बिजली कहां से आएगी, यहां पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, सबसे बड़ा बिंदु है वो यहीं पर है कि आप बिजली देखो, जैसे आप मान लो भाई आपने इलेक्ट्रोलिसिस की, आपने पानी से हाइड्रोजन बनाया, लेकिन पानी से हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली आपने इस्तेमाल की, वो थर्मल पावर प्लांट की बिजली है। तो अब आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि इस प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन नहीं हुआ, कार्बन एमिशन तो हुआ, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, मतलब पूरी तरीके से ग्रीन वो चीज नहीं है। यहां पर बोला जा रहा है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी, मान लीजिए हमारा सोलर पावर प्लांट है, हमारा कोई विंड एनर्जी प्लांट है, तो वहां से जो बिजली हमने प्रोड्यूस की है, हमने उसका इस्तेमाल करा, इलेक्ट्रोलाइजर्स जो है अपने वो चलाए, उसमें पानी की इलेक्ट्रोलिसिस की और उसमें वाटर को तोड़ करके हमने क्या बना लिया, हाइड्रोजन बना लिया। मतलब एक तरीके से ये एक ऐसा पाथवे है जो एंड टू एंड ग्रीन है, मतलब इसमें कहीं पर भी कोई कार्बन एमिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। भारत में इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो ज्यादातर हाइड्रोजन जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, यह ज्यादातर हाइड्रोजन जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जा रहा है वो किस तरीके का, ग्रे हाइड्रोजन है, ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन है। तो अब यहां पर तीन चीजें आ जाती हैं। देखो हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे ना, हाइड्रोजन जो होता है वो तीन टाइप का होता है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और आपका ग्रीन हाइड्रोजन। अब आप कहोगे ये ग्रे हाइड्रोजन क्या है, देखो ग्रे हाइड्रोजन जो कि ज्यादातर भारत जो है इस टाइम पर ज्यादातर ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हम हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से, यानी कि जैसे फॉसिल फ्यूल है आपका, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनसे आप क्या बनाते हो, इनसे आप हाइड्रोजन बनाते हो और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो आपने हाइड्रोजन कहां से लिया, हाइड्रोकार्बन से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड आपने क्या कर दी, रिलीज कर दी, तो इससे कोई पर्यावरण को फायदा नहीं हुआ। दूसरा आप अगर देखोगे तो दूसरा हमारा आता है ब्लू हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन भी ग्रे हाइड्रोजन की तरह ही है, मतलब यहां पर भी हाइड्रोजन जो हम लेते हैं वो कहां से लेते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज होती है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, जो रिलीज होती है, उसको एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दिया जाता, उसको कैप्चर कर लिया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो ग्रे हाइड्रोजन से अच्छा कौन हो जाएगा, ब्लू हाइड्रोजन हो जाएगा। और तीसरा आपका आ गया ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन मतलब पूरी तरीके से एकदम हरा भरा है, इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि आपने रिन्यूएबल सोर्स से बिजली ली, आपने सोलर पावर प्लांट से या विंड एनर्जी प्लांट से, या आप मान लीजिए हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, वहां से आपने बिजली ली, उस बिजली से आपने इलेक्ट्रोलाइजर्स चलाए, इलेक्ट्रोलाइजर्स में आपने क्या किया, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस की, वहां से आपने हाइड्रोजन बना लिया, तो इसमें कहीं पर भी आप एक तरीके से देखो कार्बन का एमिशन नहीं होता। सो सबसे अच्छा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस स्कीम पर चलें, ये जो हमारी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है, या फिर हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसने जो शुरू की है, इसका बेसिकली काम क्या है, मतलब किस चीज के लिए स्कीम शुरू की गई है तो इसमें देखो सबसे पहली बात बोली गई कि भाई हम सोच क्या रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह यूज करेंगे, मतलब गाड़ियों में इस्तेमाल करेंगे इसका। तो पहली चीज तो हम ये देखें कि तकनीकी रूप से कहां तक संभव है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरी चीज ये भी देखें कि अभी हम गाड़ियों में पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं या नेचुरल गैस यूज करते हैं, तो जब हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कितना पावर वो गाड़ियों को दे पाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज ये भी है ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल्स की इकोनॉमिक वायबिलिटी।
अब मान लो कि आपने, जैसे आप लोग एक चीज देखते होगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली हैं, बैटरी पर चलती हैं वो गाड़ियां, लेकिन वो सारी गाड़ियां बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। तो जब आप ग्रीन हाइड्रोजन पर बेस्ड व्हीकल्स लेकर के आओगे, गाड़ियां लेकर के आओगे, तो उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, मतलब आर्थिक रूप से कितना वो उपयोगी हो पाएंगी, क्या लोग उसको खरीद पाएंगे, क्या लोग उसको मेंटेन कर पाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू हो जाएगा। और तीसरी चीज आ जाएगी कि भाई सेफ्टी, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ्टी, सेफ ऑपरेशन। मतलब जब आप हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना शुरू करोगे गाड़ियों में, या फिर आप जो रिफ्यूलिंग स्टेशंस बनाओगे, तो वहां पर दुर्घटना होने की चांसेस जो हैं वो ज्यादा ना हो। जैसे आप लोग देखते हो ना, ये बिजली वाली गाड़ियां जो स्कूटी वगैरह चल जाती है, उसमें कहीं पर खड़े खड़े आग लग जाती, तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो नहीं होंगी। तो इन सब चीजों को देखने के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि हम क्या करेंगे, एक स्कीम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी लेकर के आएंगे, मतलब एक ऐसी ऐसी एजेंसी को अपॉइंट करेंगे जो इस स्कीम को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। अब वो एजेंसी क्या करेगी, वो एजेंसी निकालेगी प्रपोजल्स कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन के यूज को लेकर के पायलट प्रोजेक्ट चलाने, कौन कौन इंटरेस्टेड है, आ जाओ। अब उसमें क्या होगा, जो कंपनीज अप्लाई करेंगी, या मान लो कंपनी के ग्रुप्स हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उन्हें क्या बना दिया जाएगा, उन्हें बना दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव एजेंसी, कि चलो अब आप इस स्कीम को, इस पायलट प्रोजेक्ट को आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। फिर बात यह है कि जो प्रोजेक्ट अप्रेजल कमिटी है, ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल कमिटी बनाई जाएगी एक, उस कमिटी की रिकमेंडेशन पर वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। मतलब मान लीजिए भाई कोई कंपनी उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है, तो वायबिलिटी गैप जो होगा कि हाँ चलो इतना गैप है, तो वो फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये भी ध्यान रखना, जो वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी वो कैसे मतलब किस तरीके से उसको फिक्स किया जाएगा, कितना फंड दिया जाए, तो उसमें बोला गया कि भाई क्या जरूरत है, मेरिट्स क्या है, फिजिबिलिटी क्या है हर एक प्रोजेक्ट की, उसके बेसिस, मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट फंडिंग जो है वो क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के पास 2 साल का टाइम होगा कि 2 साल में आप इस प्रोजेक्ट को क्या करिए, एग्जीक्यूट करिए, ठीक है, ये चीज आ जाती है। अब हम चलते हैं एक और चीज पर, जो कि है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ियों की अगर आप बात करोगे ना, तो उसमें सबसे पहला तो है जिसको हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। मतलब सीधी सी बात है, जैसे आप नॉर्मली गाड़ियां देखते हो ना जिनके अंदर इंजन होता है, अब उस इंजन में आप क्या करते हो भाई, डीजल या पेट्रोलियम यूज करते हो, गाड़ी के इंजन के अंदर वो चीजें जलती है, इंटरनल कंबशन होता है, उससे गाड़ी चलती है। तो एक तो गाड़ी वो है जिसमें वैसा ही इंजन होगा, लेकिन उस इंजन में पेट्रोल डीजल की जगह पर किसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा, उसमें इस्तेमाल कर लिया जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि ऐसी गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रिक होंगी, ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या लगी होगी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगी होगी, ठीक। अब इसमें होगा क्या, देखो इस फ्यूल सेल के अंदर, इस फ्यूल सेल के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन, जो स्टोर्ड हाइड्रोजन होगा उसके अंदर, उसको इलेक्ट्रोकेमिकली, यानी कि विद्युत रासायनिक रूप से उसे किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि ऐसी फ्यूल सेल्स होंगी जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके हाइड्रोजन को भरा जाएगा, और फिर इलेक्ट्रोकेमिकली, विद्युत रासायनिक रूप से वो हाइड्रोजन किस में बदलेगा, बिजली में बदलेगा, और उस बिजली से क्या चलेगी, गाड़ी चलेगी, और जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा पानी, यानी कि इनसे कोई कार्बन का एमिशन नहीं होगा। अब यहां पर पॉइंट ये समझना जरूरी है कि चाहे आप गाड़ी के अंदर एक ऐसा इंजन इस्तेमाल कर रहे हो जो हाइड्रोजन को यूज कर रहा है, या फिर आप गाड़ी मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक है और उस इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं, ठीक, दोनों ही कंडीशंस में कार्बन का एमिशन नहीं होगा, यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। बट बात यहां पर यह है कि अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें ना, तो इंटरनल कंबशन इंजन से एक चीज हमें देखने को मिलती है कि ये बहुत ही ज्यादा, आप कहोगे इसकी एनर्जी एफिशिएंसी जो है बहुत कम है। मतलब बेस्ट ऑप्शन, अगर हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज करें, बिजली से चलने वाली ऐसी गाड़ियों का प्रयोग करें जिनके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज किया जाए, ठीक है। अब
थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि भाई जब बिजली से चलने वाली गाड़ियों की बात कर रहे हो तो बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी तो हैं। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल मतलब इसको इस्तेमाल करने का क्या लॉजिक है? तो यहां पर एक चीज है कि जब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है ना, जो नॉर्मली गाड़ियां हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें बात ये होती कि बैटरी जो है वो सबसे भारी हिस्सा है उसका। यानी कि बैटरी से क्या होता है, गाड़ी का जो वेट होता है, गाड़ी का जो वजन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करोगे तो इसमें एक चीज है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं वो हल्की हैं। हाइड्रोजन एक हल्का तत्व होता है, तो उससे गाड़ियों का जो वेट है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक, एक तो ये चीज है। अब ये जो वेट कम होने वाली बात है, ठीक है, तो इससे देखो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि गाड़ी का जितना ज्यादा वजन होगा वो चलने के लिए उतना ही ज्यादा फ्यूल को यूज करेगी। ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर हम हैवी जो व्हीकल्स हैं, ट्रक्स वगैरह की आप बात कर रहे हो, अब उन ट्रक्स के अंदर अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके अंदर बहुत सारी बैटरीज लगी हुई, उन बैटरीज का वजन बहुत ज्यादा है, तो मतलब आप जो चीजें उस ट्रक में लोड करके लेकर के जाओगे उनका वेट अगर आप देखोगे तो फिर उनका वेट कम होगा। भाई आपको कम वेट रखना पड़ेगा तभी वो गाड़ी चल पाएगी। लेकिन अगर उसी को हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड कर दें तो क्या होगा, जो फ्यूल सेल्स लगेंगे उनका वेट कम होगा, गाड़ी का टोटल वेट कम हो जाएगा, और इससे आपको क्या चीज देखने को मिलेगी कि जो पेलोड कैपेसिटी है, वो पेलोड कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। यानी कि अब आप उस ट्रक में, उस हैवी व्हीकल में ज्यादा सामान लाद करके ले जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे लॉन्ग हॉल, ठीक है, फ्यूल्स, आपका फ्यूल सेल व्हीकल्स जो होंगे वो अगर आप देखोगे डीजल ट्रक्स की तरह ही फ्रेट अमाउंट ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करोगे तो उसमें लगभग 25% पेलोड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि एडवांटेज है। भाई आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर अगर ट्रक चला दोगे, मान लो हमने ऐसे ट्रक्स बना लिए जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलना शुरू हो गए, तो वो उतना ही वेट लेकर के जा रहा है जितना एक डीजल ट्रक लेकर के जाएगा। लेकिन अगर बैटरी बेस की बात करोगे तो उसमें बहुत सारी बैटरीज लगी होंगी, वेट गाड़ी का बढ़ जाएगा, तो आपको पेलोड लगभग लगभग कितना कम करना पड़ जाएगा, 25% कम करना पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमें कार्बन एमिशन को अपना कम करना है, भाई ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हम कार्बन एमिशन को कम करने की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हमारा कार्बन एमिशन भी कम हो जाए। ठीक है, और हमारे ट्रक्स जो हैं उतनी एफिशिएंसी पर काम करें, हमारे हैवी व्हीकल्स जो हैं वो उतनी एफिशिएंसी पर काम करें, तो हमारे पास अच्छा तरीका है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना शुरू करें। अब आते हैं कि अच्छाइयां तो हमने देख ली, चैलेंजेस क्या है भाई, दिक्कत क्या आ सकती है। देखो दिक्कत सबसे पहली ये आ सकती है, अगर आप लार्ज स्केल यूज की बात कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हाइड्रोजन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की जो लागत है। दूसरी चीज स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस हैं। देखो किसी भी चीज को अगर आप चाहते हो कि ज्यादा लोग यूज करें, है ना, तो वो चीज अगर बहुत ज्यादा महंगी होगी तो पब्लिक उसे यूज नहीं करेगी। एक बड़ी सरल सी चीज है भाई, मान लीजिए एक तरफ डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें बिक रही हैं, एक तरफ ग्रीन हाइड्रोजन बिक रहा है। ठीक है, अब ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ियां जो है वो बहुत महंगी हैं, है ना, फ्यूल बहुत महंगा है, ठीक, उन गाड़ियों का मेंटेनेंस बहुत महंगा है। और दूसरी तरफ ये जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां सस्ती, ठीक है, फ्यूल सस्ता, इनका मेंटेनेंस सस्ता, तो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ियों की तरफ नहीं जाएगी। यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक चीज और आ जाती है कि जब ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करोगे ले जाकर के, ठीक है, या उसका ट्रांसपोर्टेशन करोगे, तो अगर उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, उसमें अगर दिक्कत होगी, गड़बड़ होगी, तब भी लोग इसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। जैसे आप एक चीज सोचो, ये जो सीएनजी वेस्ट वगैरह गाड़ियां होती है ना, इनमें बड़ा खतरा रहता है। ठीक है, पूरा आपका सीएनजी का सिलेंडर लगा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ और अगर वो सिलेंडर एक्सप्लोड हो गया तो भाई साहब बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इससे लोगों के दिमाग में एक फोबिया बनता है कि यार ये चीज सेफ नहीं है, ये नहीं खरीदनी चाहिए। तो हमें सेफ्टी पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा ताकि लोग उस चीज को क्या कर पाए, यूज कर पाए। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो हमें
टेक्नोलॉजी में क्या करने की जरूरत है, इनोवेशन करने की जरूरत है, हमें रिसर्च करने की जरूरत है ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन की जो कॉस्ट है उसे कम करें। ठीक है, उन गाड़ियां जो व्हीकल्स यूज करेंगे उन व्हीकल्स की कॉस्ट को कम करें, उनके मेंटेनेंस को कम करें, गाड़ियों को हम और ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाएं। ठीक है, और इस फ्यूल की अगर आप बात करोगे तो उसकी जो सप्लाई है, ठीक है, उसकी सप्लाई चेन को मेंटेन करें, उसकी सप्लाई चेन को सेफ बनाएं, तब जाकर के ये सारी चीजें जो है वो काम कर पाएंगी। अब जैसे एक चीज है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर आप बात करोगे ना, अगर कंपटीशन की बात है, और कंपटीशन किससे हो रहा है, आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से हो रहा है, ठीक, तो उसके लिए ये जरूरी है कि ग्रीन हाइड्रोजन की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो $3 से $6.5 पर किलोग्राम हो। मतलब 2030 में 2030 तक अगर इन व्हीकल्स को कंपीट करना है किसके साथ, बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, तो जो कॉस्ट होनी चाहिए वो $3 से $6.5 पर किलोग्राम के बीच में होनी चाहिए। ठीक, लेकिन अगर 2023 में कैलिफोर्निया में आप ग्रीन हाइड्रोजन का प्राइस देखोगे तो वो $30 पर किलोग्राम तक पहुंच गया था, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया भाई। इंडिया में अगर आप देखोगे तो 2400 रुपए, लगभग 2400 रुपए पर किलोग्राम का रेट हो गया। आप सोचो अगर 2400 रुपए पर किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन बिकेगी तो कोई जाएगा ये डलवाने के लिए? भाई इंडिया में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब कैलिफोर्निया ट्रांसपोर्टेशन कमीशन के एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि हाइड्रोजन ट्रक फ्यूलिंग स्टेशन, ठीक है, कि जो कॉस्ट होती है वो 72% ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप एक बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक ट्रक फ्यूलिंग स्टेशन बनाओगे, मतलब अगर मान लो कि किसी इकोनॉमी के अंदर बैटरी बेस्ड ट्रक्स चल रहे हैं और उनके फ्यूलिंग स्टेशंस आपने बना दी, ऑब्वियसली चार्जिंग स्टेशंस होंगे वो, ठीक है, तो उसमें जो कॉस्ट आएगी, और अगर हम हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक्स के लिए फ्यूलिंग स्टेशंस बनाएं तो वहां पर फ्यूलिंग स्टेशंस की जो कॉस्ट है वो भी 72% कैसी है, ज्यादा है। तो इस कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसका प्लान ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना उनकी मीटिंग कराई जाए, ठीक, और इसमें बात की जाए डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सिलेंडर्स की। भाई सिलेंडर्स में ही तो आप स्टोर करोगे ना, ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर किस में करोगे, सिलेंडर्स में स्टोर करोगे, तो स्पेशलाइज्ड सिलेंडर्स बनाए जाएं। ठीक है, और फिर जो आपके कॉमर्शियल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन मैन्युफैक्चरर्स से बात की जाए कि हाई प्रेशर स्टोरेज सिलेंडर्स जो हैं उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है, उनको गाड़ियों में किस तरीके से आप इंटीग्रेट करोगे, वो सारी चीजें। ठीक, अब भारत में इस टाइम पर जो भी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो कंप्रेस नेचुरल गैस को कैरी करें। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन की अगर आप बात करोगे तो वो और ज्यादा प्रेशर पर क्या होती है, स्टोर होती है। इसका मतलब सीएनजी सिलेंडर्स जो हैं वो हाइड्रोजन को कैरी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप चाहते हो कि सिलेंडर्स जो हैं वो ज्यादा हाइड्रोजन को कैरी कर पाए, तो उसका मतलब ये हुआ कि कार्बन फाइबर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होगा, स्ट्रॉन्ग कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन सिलेंडर्स होंगे वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और अगर वो महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का जो यूज है वो यूज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से आपकी जो हमारी जो पाइपलाइंस हैं, भाई हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है ना, हमारी जो नेचुरल गैस की पाइपलाइंस है, हम उन्हीं नेचुरल गैस की पाइपलाइंस में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर भी दिक्कत ये आ जाएगी, जो सिलेंडर वाली प्रॉब्लम है वो आपकी पाइपलाइंस में भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है हम लोग को ध्यान रखने। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि जब आप हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हैंडल कर रहे हो, भाई फ्यूलिंग स्टेशंस आपने बनाए, तो वहां पर पेट्रोल डीजल के जो फ्यूलिंग स्टेशन है उनसे ज्यादा सेफ्टी फीचर्स वहां पर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि लार्ज स्केल एडॉप्शन, गाड़ियों में उसका यूज, फ्यूलिंग स्टेशंस पर उसका यूज, इन सब चीजों से हमें बहुत ही अच्छे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डिजाइन करने की जरूरत है,
क्योंकि बात फिर वही आ जाती है कि अगर इंसिडेंट्स होने लगे तो फिर लोग उस टेक्नोलॉजी को, उस चीज को एडॉप्ट करने से क्या करेंगे, कतराएंगे। ठीक है। अब एडवांसमेंट अगर आप देखोगे कि बैटरी टेक्नोलॉजी, भाई बैटरी टेक्नोलॉजी आज जो है हम बात कर रहे हैं कि 2030 तक ऐसा हो जाएगा, तो 2030 तक अगर आप हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करोगे तो आपकी बैटरी टेक्नोलॉजी में भी तो एडवांसमेंट होगा। भाई एक ही दिक्कत है वहां पर कि बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है। मान लो कि अगर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और बैटरीज का वेट जो है वो कम हो गया, ठीक है, तो उससे फिर क्या फायदा होगा? उससे ये होगा कि फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड जो गाड़ियां हैं या ये जो तकनीक है, इसे और टफ कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एक डिस्कशन था, ठीक है, हमने क्या चीजें डिस्कस की? हमने बात की कि भाई जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने क्या स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टाइप्स, ठीक है, इससे जुड़ी हुई चैलेंजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हाइड्रोजन बेस्ड जो व्हीकल्स हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें क्या हैं। तो इसमें हमने सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों की डिस्कस की। ठीक है, चलिए लास्ट में आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं, ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का क्यूआर है, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है जहां पर ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। लास्ट में आप सभी लोगों से कहूंगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।